Good morning. Very good. Good morning, Pooja. Good morning, Ritu Raj. Good morning, everyone. ठीक है, so shall without getting delay, let's start today's class. I welcome you on the platform A, and I hope I am fine. I am very fine. Now I think I am very fine. And wait. Okay, first of all, let me know audio, video, everything is fine. Yes, not it's working. Hello. Audio, video, everything is fine. It's showing or not? Uh, uh, okay, thank you. See. So today we are going to discuss the most important topic. There are some thinkers. Uh, so let's discuss. Cultural studies, as I have told you, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जो कल्चर है हमारे समाज का, हमारे मानवीय समाज का, किस तरीके से कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे पावर है, पॉलिटिक्स है ना, जिन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप आप कह लीजिए जो डोमिनेंट है, तो किस तरीके से डोमिनेट किया है, किस तरीके से आप देखेंगे इंग्लिश या ब्रिटिशर्स ने उन्होंने भी पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं रूल किया था। तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल है ना, जिन्होंने ये रूल किया है। इसके साथ ही समाज में एक और है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। देयर इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। Basically the woman, a woman is considered in a second position in the society. So now the new modern age, in the new modern age, the writers and thinkers, they supported women's, and they argue that woman is not secondary and men and women both are equal. So these type of concepts we discuss in the cultural studies. I hope you understand it. Sanmara, got it? ये सारे हम टॉपिक इसमें चर्चा करते हैं, कल्चरल स्टडीज में है। ठीक है, कल्चरल स्टडीज वाला कुछ क्लास और लगेगी, एक या दो क्लास, फिर हम जो यूनिट 8 है, 9 है, वो स्टार्ट करेंगे। और फिर हमारे जो शुरू की बहुत छोटी छोटी यूनिट है आपका थिंकर और क्रिटिसिज्म वाली, तो बहुत अच्छे से आपको कंटेंट में मिल रहा है। इसका अब ये 2 क्लास जैसे भी हो जाती है, उसके बाद में जो आपका जो कंटेंट है वो हम आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको नोट्स भी वही मिल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। आइए देखते हैं। साइमन डी बेयर के बारे में हमने कल चर्चा करी थी, एक बार फिर से ब्रीफ रिवीजन के साथ में आगे बढ़ते हैं। इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, देयर इज अ फेमस कोटेशन बाय साइमन डी बेयर। क्या है? वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, द सेकंड सेक्स। इनकी जो बुक है ये जरूर याद रखें, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, आपको इंटरव्यूज में पूछी जाती है ना। तो वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, कैसे? ये ना, जैसे जन्म हुआ है लेकिन ग्रेजुअली क्या उसको रियलाइज किया जाता है समाज में, पहले तो परिवार में, फिर समाज में, फिर बाद में जैसे से एक वुमेन के रूप में बड़ी होती है एक महिला, है ना, तो उसको महसूस होता है कि उसको सेकेंडरी दर्जा है, या हालांकि ये कहा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है, एहसास कराया जाता है। और ऑटोमेटिकली, जैसे हमने कहा था आइडियोलॉजी में, हमने पढ़ा था इसी पार्ट में, कि कोई बात है ना बार बार कहने से, करने से क्या है, ऑटोमेटिकली वो अस्तित्व में आ जाती है। सेम थिंग हैपन्स विद वुमेन, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए आज के मॉडर्न एज में क्या है, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी वुमेन, गर्ल्स, क्या हो रही है, ये जो नॉर्म्स है, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, महिलाओं को एक लिमिटेशंस में बांधने वाले जो नॉर्म्स है, ट्रेडिशंस है, उसको तोड़ करके आज आप देखिए हर फील्ड में महिलाएं अपना परचम फहरा रही है और अपनी जीत का जो है जश्न मना रही है। हर फील्ड में वो सक्सेस को पा रही है। तो यहाँ पर क्या है, साइमन टी ब्यूअर ने जो लिखा है, ब्यूअर ने, तो ये याद रखना, द सेकंड सेक्स इनकी बुक का नाम है, ये जरूर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वेल अक्लेम्ड फेमिनिस्ट ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस की बेसिकली ये राइटर रही है, हम इनको जानते हैं, फेमिनिस्ट राइटर है ना। और इन्होंने ये कुछ वर्क भी लिखे हैं, नोवेलाज, फेमिनिस्ट्स और क्वेश्चंस, क्वेश्चन फेमिनिस्टर्स, है ना, ये कुछ इनके वर्क है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। राइटिंग मार्क द शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट वेव फेमिनिज्म टू सेकंड वेव फेमिनिज्म। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में बात होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले वोटिंग नहीं हो, वोटिंग राइट नहीं था महिलाओं को, उन्होंने कहा कि हमें भी वोट का राइट दीजिए। प्रॉपर्टी में राइट नहीं हुआ करता था महिलाओं को, प्रॉपर्टी में राइट दीजिए, लीगल राइट्स नहीं थे।
है ना, महिलाओं को घर तक किचन तक सीमित किया जाता था। तो ये सारे इनसे बाहर निकल के सेकंड वेव में हम बात करेंगे, महिलाएं खुद आगे आकर के पॉलिटिक्स में रूल्स करने, हम एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी करने लगी, पॉलिटिक्स में भागीदारी करने लगी। तो इस तरीके से वेव चली है फर्स्ट फेमिनिज्म को लेकर के, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द सेकंड सेक्स ये पब्लिश हुआ था 1949 में, ये जो बुक बहुत फेमस है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या उन्होंने किया, वर्क ऑफ द 20th सेंचुरी व्हेन वुमेन वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर, ये देखिए क्या है ये, कब का वर्क है ये। अब देखिए, वर्क ऑफ द 20th सेंचुरी व्हेन वुमेन वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अर्जिंग फॉर इक्वालिटी इन फ्रांस, है ना, अर्जिंग फॉर इक्वालिटी इन फ्रांस, इक्वालिटी की बात कर रही थी उस दौर में ये किताब लिखी गई थी, ठीक है। वंस अगेन कंफर्म मी बिकॉज फ्रॉम इन माय साइड देयर इज नो विजिबिलिटी, है ना, इन माय साइड देयर इज नो विजिबिलिटी, सो कंफर्म मी ऑल इज क्लियर। चलिए लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो ये देखिए, द सेकंड सेक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ वुमेन इन अ patriarchal society where women are always discriminated against on the ground of their gender and occupy the second position in the male dominated society. Beware argues that men are capable of mystifying women, and this mystification and stereotyping of women boost patriarchy and ensures their suppression and domination. On the contrary, also accept this stereotype and become an instrument of their own oppression. ठीक है, ऑपरेशन यानी उनके अपने शोषण का वो आधार बन जाती है। पुरुष क्या है, उसको मिस्टिफाई करता है ना, ये ध्यान रखना। This text establishes with great clarity the fundamental questions of modern feminism, where a woman tries to herself by saying, I am a woman and no man would do so. I am a woman and no man would do so. ठीक है। एक लास्ट एक बार, यस, गुड मॉर्निंग सुनील, है ना, गुड मॉर्निंग, यस, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इनके वर्क है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये सारे आपको एक बार रिवीजन कर लेना है इसका। एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, कंफर्म मी। चलिए, हेल्प, एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो वंस अगेन कंफर्म मी, यस, ओके। हेलन के बारे में, हेलन साइसक्स, देखिए यहाँ पर हेलन क्या है, इज अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडर्न फ्रेंच। देखिए ज्यादातर जो है हमने दो प्रकार से फेमिनिज्म को देखा है, फ्रेंच फेमिनिज्म एंड जो अमेरिकन है ना, जो अदर फेमिनिज्म है वो। तो ये भी क्या, फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं whose work is radical in nature and rooted in the political and social upheavals of the 1960s, upheavals एंड अपहीवल्स, आप देखिए पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल्स। तो इन्होंने महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक उत्थान की बात करते हुए अपने वर्क लिखे हैं। स्टूडेंट देखो, इन्होंने कोई भी वर्क लिखा है, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी टेल यू, राइटर है हेलन, इन्होंने वर्क लिखा है, तो अब इसको किस कैटेगरी में रखे, लिटरेचर में, तो एक कल्चरल स्टडीज है ना, ये पार्ट हो गया, और इसके अंतर्गत ये सारी बातें लिखी जा रही हैं, महिलाओं के पक्ष की बातें, ये सब कुछ। शी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ फेमिनाइन, ये देखिए फेमिनाइन, उन्होंने क्या है, आइडिया ऑफ फेमिनाइन या फेमिनाइन राइटिंग, किसको महत्व दिया, किसको प्रमोट किया हेलन ने, फेमिनाइन राइटिंग को प्रमोट किया, विच इज प्रोफाउंडली प्रपोज्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन हर ग्राउंड ब्रेकिंग मैनिफेस्टो द लाफ ऑफ द मेडुसा, है ना, ये इनका वर्क है। ये किसमें एक्सप्रेस हुआ है, ये सारा फेमिनाइन राइटिंग को प्रमोट करने की बातें, द लाफ ऑफ द Medusa, written in 1975 and translated into English in 1976 में, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्रेंच में लिखा गया होगा, फ्रांस के, तो बाद में 1976 में इसको ट्रांसलेट किया गया, जिसमें वो फेमिनाइन राइटिंग को या फेमिनाइन के विचारों को प्रमोट करते दिखाई देते हैं। इनका वर्क है द लाफ ऑफ द मेडुसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट वर्क्स देखिए, द न्यूली बोर्न वुमेन 1975 में है। अच्छा, कुछ नोट्स आपको, आपके जो नोट्स अपलोड होंगे उसमें आपको और डिटेल में मिलेगा, कुछ कंटेंट आपको और ज्यादा इसमें मिलेगा, है ना। इसके पीपीटी और क्लास की अपनी लिमिट होती है ना, तो नोट्स में आपको थोड़ा सा डिटेल में कुछ और एक्स्ट्रा वर्क्स आपको मिल जाएंगे। द न्यूली बोर्न वुमेन 1975 में, स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मेटा 1988 में, द बुक ऑफ, है ना, प्रॉम्थिया 1983 में,
50 Steps on the Ladder of Writing 1993 में, रूट प्रिंट्स मेमोरी एंड लाइफ राइटिंग 1994 में, द टेरिबल बट अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ नोरोटोन एंड सिहानोक किंग ऑफ कंबोडिया है ना 1985 में, हाइपर ड्रीम 2006। ऐसे कुछ छोटे छोटे इनको आप जरूर याद रखेंगे, है ना। ये जो है ऐसे ये वाला हाइपर ड्रीम है ना। है ना मैनहट्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए इसको याद रखना है मैनहट्टन को 2002 में, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1990 में, है ना। व्हाइट इंक इंटरव्यूज ऑन सेक्स टेक्स्ट एंड पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट इंक, है ना, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला आपको ये ध्यान रखना है। रीडिंग अ नॉवेल 1991 में, ड्रीम आई टेल यू 2003 में, इंसिस्ट ऑफ जैक्स डेरिडा, इंसिस्टर, ये देखिए इंसिस्टर ऑफ जैक्स डेरिडा 2001 में, ठीक है। द लव ऑफ द मेडुसा 2010, पोर्ट्रेट ऑफ जैक्स डेरिडा 2001, वेल्स 2001, है ना, फिलिपाइन 2011, ये सारे वर्क है ना। डेथ शैल बी, है ना, डेथ रोन, ये देखिए 2016 में, लव इटसेल्फ इन द लेटर बॉक्स 2008, द डे आई वाजंट देयर, द डे आई वाजंट देयर, ऐसे कुछ, है ना। ऑफ कोर्स आई विल अपलोड, है ना, श्योर। इनसाइट 1986, abstracts and brief chronicles of the time 2016, escapes 2012, tom, है ना। अ, ये 2014 में है, ये यहाँ से अलग ये वाला वर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो क्लोज 2007, ठीक है, ये वर्क आप जरूर पढ़ लें एक बार। एथिक्स एंड परफॉर्मेंस 2016, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो महत्वपूर्ण वर्क जो राइटर है एलन शोवाल्टर, स्टूडेंट आपको पीएचडी वगैरह आप करते हैं, व्हेन यू गो फॉर पीएचडी कोर्स वर्क में आपको इनको पढ़ना होता है। एलन शोवाल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलन शोवाल्टर, ठीक है। एक सेकंड स्टूडेंट, मेरे पास में विजिबिलिटी क्यों नहीं है, मैं एक बार फिर से रिज्वाइन करता हूँ, लेट मी ज्वाइन। ओके, नाउ इट्स फाइन। चलिए, so Ellen Showalter, अच्छा, have you ever heard the name of Ellen Showalter, tell me, have you ever heard the name of Ellen Showalter, बताइए, क्या आपने नाम सुना है इनका, एलन शोवाल्टर का। देखिए क्या है ये एलन शोवाल्टर, आप देखिए एलन शोवाल्टर क्या है, ये अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड फेमिनिस्ट राइटर, रिमेंबर, है ना। American literary critic and feminist writer is profoundly known for developing the concept of gynocriticism. गाइनोक्रिटिसिज्म, गाइनो वर्ड क्या है, किससे रिलेटेड है, ये महिलाओं से रिलेटेड है। तो गाइनोक्रिटिसिज्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, विच सिंपली मीन्स वुमेन राइटर्स। देखिए, तो गाइनोक्रिटिसिज्म सिंपली मीन्स वुमेन राइटर्स, महिला जो राइटर्स हैं, आप देखिएंगे राइटिंग, हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे महिला राइटर्स को जो है, आपने बीच में हमने पढ़ा था कि महिलाएं अपने नाम से न लिख करके स्यूडोनेम या स्यूडोनेम मतलब अज्ञात कोई नाम रख लेते थे, या फिर कोई मेल का नाम रख लेते थे। क्यों? क्योंकि फीमेल की राइटिंग को पसंद नहीं किया जाता था, या फिर उनको लिखने की अनुमति नहीं थी, जैसा भी आप मान लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एलन शोवाल्टर और इन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म और वुमेन राइटर्स को प्रमोट किया है। Showalter also handled Showalter also handled the position of presidency at Modern Literature Association. Modern Literature Association में ये अध्यक्ष भी रहे। The primary focus of her, है ना, इनका जो फोकस है is her criticism. The primary focus of her criticism is Victorian literature. इन्होंने ज्यादातर किसमें criticism लिखा है, Victorian literature, where she examines how and why women are projected as mad and hysterical, especially in women's writing। आप देखिए, especially in women's writing, यानी वुमेन्स राइटिंग या महिलाओं की जो लेखनी है, लेखन है, महिलाओं से संबंधित जो भी लेखन है, उसमें महिलाओं को किस तरीके से सिर्फ मेड के रूप में, या यूं कहें कि एक दासी के रूप में,
इस तरीके से क्यों प्रस्तुत किया गया है, वो एग्जामिन करती है, खास करके विक्टोरियन लिटरेचर में। क्योंकि आप देखेंगे महिलाएं एक पर्टिकुलर एक लिमिटेशंस तक सीमित नहीं है। ये जो विचार है, ये धीरे 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 जो है बाद में महिलाओं ने ही, यानी इसमें आगे हम देखेंगे कि महिलाएं खुद अपना रिप्रेजेंटेशन करेगी, महिलाएं खुद अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कि एक्चुअल में है क्या, है ना, इस तरीके से। शोवाल्टर इज बेस्ट नोन फॉर हर रिमार्केबल वर्क्स, इनका एक वर्क्स है, ध्यान रखना, टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, द फीमेल मेलेडी, है ना, इनके क्या क्या वर्क हैं आप देखिए। क्या क्या है, टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, द फीमेल मेलेडी, मैडनेस इन इंग्लिश कल्चर, है ना, ये देखिए, सॉरी, मैडनेस इन इंग्लिश कल्चर एंड अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ठीक है, एंड अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। चलिए, in her works, Showalter conceptualizes her idea on a representation of women by women writers. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इन हर वर्क्स शोवाल्टर कॉन्सेप्चुलाइजेस हर आइडिया ऑन रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बाय वुमेन राइटर्स, यानी महिलाओं के बारे में जो पुरुषों ने लिखा है उसकी बजाय महिलाएं खुद अपने बारे में लिखे, अपने को, अपने आप को रिप्रेजेंट करे, है ना, यानी जो गलत फहमियां पुरुषों ने फैला दी है महिलाओं को लेकर के, उसको दूर करने के लिए महिला राइटर्स को ही आगे आना पड़ेगा, वुमेन राइटर्स, इसी को गाइनोक्रिटिसिज्म कहते हैं, यानी महिलाओं के पक्ष में लिखना, महिलाओं के बारे में लिखना। ठीक है, तो ये फेमिनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, वंस अगेन कल्चरल स्टडीज में हम लोग फेमिनिज्म वाले पार्ट में हम पढ़ रहे हैं। अभी लेट मी रिमाइंड यू, हम जो फेमिनिज्म वाला पार्ट, बहुत बड़ा एक एरिया है फेमिनिज्म, अब देखिए, है ना, तो ये सारी बातें हो रही है ना। तो इनके आइडियाज क्या है, कॉन्सेप्ट दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बाय वुमेन राइटर्स, नॉट बाय मेल राइटर्स। शी आर्ग्यूज दैट women should be presented or represented by the women writers itself। तो एक महिला ही महिला का पक्ष में, महिला के पक्ष में अच्छा लिख सकती है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। सी, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखिए आप शोवाल्टर के, लिटरेचर ऑफ देयर ओन एंड एवरीथिंग इज फाइन, अंडरस्टैंड, लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1976 में, 1977 में, टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स 1978 में, टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स, द फीमेल मेलेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फीमेल मेलेडी, है ना, ये ध्यान रखना आपको, अ जूरी ऑफ हर पियर्स, है ना, ये तो ठीक है, पढ़ लेना। फिर हिस्ट्रीज, हिस्टोरिकल, ये देखिए, एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न कल्चर, है ना, सेक्सुअल अनार्की, ये जरूर याद रखेंगे 1990 में, इन्वेंटिंग हरसेल्फ 2001 में, इन्वेंटिंग हरसेल्फ 2001, द विंटेज बुक ऑफ अमेरिकन वुमेन राइटर्स 2001, फैकल्टी टुवर्ड्स 2000, है ना, ये फैकल्टी टुवर्ड्स 2005, द सिविल वॉर ऑफ जूलिया वार्ड, है ना, बायोग्राफी है ये, सिस्टर्स चॉइस 1991 में, ये छोटे छोटे जो है इसको आप जरूर याद रखेंगे। वुमेन्स लिबरेशन एंड लिटरेचर, वुमेन्स लिबरेशन एंड लिटरेचर 1971 में। यस, ठीक है, ऋतुराज इज देयर, नो रिस्पॉन्स, है ना, ऑन करके छोड़ दिया क्या, चलिए, पूजा इज देयर, सुनील, ठीक है, थैंक यू। स्पीकिंग ऑफ जेंडर, स्पीकिंग ऑफ जेंडर, ये कुछ वर्ग ऐसे होते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, स्पीकिंग ऑफ जेंडर, डॉटर्स ऑफ, डॉटर्स ऑफ डिकेडेंस 1993, डॉटर्स ऑफ डिकेडेंस 1993, टीचिंग लिटरेचर 2002। ठीक है, तो ये इनके वर्क हैं, ये आपको ध्यान रखना है। Great. पढ़िए एक बार, वंस अगेन रीड इट, रिवाइज इट। चलिए आगे देखते हैं।
जूडिथ बटलर है ना, ये क्या कह रहे हैं बटलर जी, आप देखिए, बट जूडिथ बटलर होल्ड्स अ पेक्यूलर पोजीशन इन कंटेम्पररी वेस्टर्न कल्चर, है ना। तो क्या कहते हैं, शी इज एन अमेरिकन फेमिनिस्ट। याद रखना, हमने दो तरह के फेमिनिस्ट तो देखे हैं, कौन से, एक तो है फ्रेंच, और ये कुछ जो है वो अमेरिकन फेमिनिस्ट है। तो शी इज एन अमेरिकन फेमिनिस्ट वाइडली नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू जेंडर थ्योरी। क्या दिया है इन्होंने, जेंडर थ्योरी, विच इज लार्जली एलोबरेटेड एंड थ्योराइज्ड इन हर ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्स्ट जेंडर ट्रबल, है ना। क्या है इनका टेक्स्ट, जेंडर ट्रबल, जिसमें इन्होंने जो है जेंडर थ्योरी की बात करी है। क्लियर है, मीन्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर ट्रबल की बात हो रही है, जूडिथ बटलर, यानी दे ऑल सपोर्ट दी वुमेन। Her work is present essentially emphasizes the performative nature of gender. Performative nature of gender. Butler has written extensively on culture, women, gender, politics, psych, है ना, इस तरीके से सब मनो, ये सब पे लिखा है उन्होंने, क्या क्या है, culture, women, gender, politics, psych, and even on the question of Jewish, even on the question of Jewish ethics and Palestine, Jewish ethics and Palestine, इन सब के ऊपर भी उन्होंने लिखा है। जेंडर ट्रबल 1919 में है, प्रीसियस लाइफ 2004 में है, अनडूइंग जेंडर 2004 में, फ्रेम्स ऑफ वार व्हेन इज लाइफ, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे वर्क हैं, बॉडीज दैट मैटर, बॉडीज दैट मैटर, ओके, है ना, दीज आर दी वर्क्स, ठीक है, यस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जूडिथ बटलर और ये सारे राइटर्स हैं, इसमें बेसिकली आप खास करके अनडूइंग जेंडर, है ना, ये देखिए, और इसमें आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूस इरी गेरी, है ना, ल्यूस इरी गेरी ग्रे, सॉरी ल्यूस, है ना, ल्यूसी या ल्यूस इरी ग्रे, क्या कहते हैं, देखिए, अब फ्रेंच फेमिनिस्ट, ये फ्रेंच फेमिनिस्ट है, दोनों हम देख रहे हैं, अमेरिकन भी और फ्रेंच, है ना, साइको एनालिस्ट है, साइको लिंग्विस्ट है, एंड कल्चरल थ्योरिस्ट है ना। तो ये क्या है, ल्यूस इज बेस्ट नोन फॉर हर एनालिसिस ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस, यानी जेंडर के आधार पर जो जेंडर डिफरेंस है, सेक्सुअल डिफरेंस है, मेल फीमेल का जो डिफरेंस है, उसके उनको एनालिसिस किया है। ये पूरा चैप्टर, ये कुछ राइटर्स, हमने 2 दिन की क्लास है अभी, वो सारे फेमिनिज्म के ऊपर है, तो सेक्सुअल डिफरेंस के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया है, आइए देखते हैं, है ना। तो इरी ग्रे आर्ग्यूज दैट, क्या आर्ग्यू करते हैं, देखिए, वेस्टर्न कल्चर हैज नो अथेंटिक heterosexuality because the western culture promotes only a male subject, है ना, क्या करता है वेस्टर्न कल्चर, किसको प्रमोट कर रहा है, केवल मेल सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहा है ना, ध्यान से समझना इसको आप, है ना। वो कह रहे हैं कि कोई ऑथेंटिक हेट्रोसेक्सुअलिटी, यानी आप देख सकते हैं, है ना, जो लैंगिक समानता को लेकर की बात करें तो वहां पर किसी प्रकार का नहीं है, बिकॉज द वेस्टर्न कल्चर प्रमोट्स ओनली मेल सब्जेक्ट। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर मेल सब्जेक्ट का मतलब पुरुषों को नहीं, आप कहीं पर भी जाइए ऑटोमेटिकली, यहाँ तक कि कहीं पर भारत में भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, मेल सब्जेक्ट ज्यादा प्रमोट किया जाता है, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी उसी टाइप की डेवलप की गई है। हम कहीं पर भी आप लैंग्वेज कहीं पर आप पढ़िए बोलिए, है ना, या हमारे घरों में भी आप देख लीजिए, एक हैबिट बन चुकी है, अगर बेटी भी है तो उसको हम लोग आदतन हम बोलते हैं, कुछ अच्छा काम करे बेटा इधर आओ, मतलब ये आपको बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, इफ यू ठीक है। तो ये सारे, ये क्या है, मेल सब्जेक्ट है, हम लोग जो है हमने, है ना, बेटी को बुलाना है, बेटी इधर आइए, ये बहुत अच्छा किया, वेल डन बेटा, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलता है बेटा। एक कॉन्सेप्ट, एक मतलब मेल मेल सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली महत्व देने का जो एक प्रवृत्ति बन चुकी है। तो यहाँ पर अमेरिका में भी सेम थिंग है, मेल सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है अमेरिकन कल्चर में, एंड नॉट द फीमेल। एम आई राइट, यस आर नो, एम आई राइट, यस आर नो। So, particularly in the domains of law, religion, art, philosophy, and culture, where a woman is often perceived as an object, कहीं पर भी आप देख लीजिए, लॉ में हो, रिलीजन में हो, आर्ट में हो, फिलोसॉफी में, हर जगह पुरुषों की प्रधानता है, और आप यहाँ देखिए महिलाओं को क्या है, केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना, ये सानो। तो ये सारी चीजें हैं, ये राइटर्स जो है पूरे एक एक चीज को इन्होंने, I hope you understand it. Sorry.
ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से इन्होंने इसका विरोध किया एक तरीके से कि वेस्टर्न कल्चर में मेल सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। यहाँ बहुत सारी चीजें, आप वस्तुएं, बातचीत में, व्यवहार में, कहीं कहीं पर भी आप जाइए, मेल सब्जेक्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा बजाय महिलाओं के। ठीक है। इन हर फेमस टेक्स्ट दिस सेक्स विच इज नॉट वन, है ना, ये देखिए, इनका ये टेक्स्ट जरूर याद रखेंगे आप। क्या है? दिस सेक्स विच इज नॉट वन, रिटन बाय ल्यूस इरिग्रे। इरिग्रे आर्ग्यूज दैट, क्या आर्ग्यू करते हैं? फैलिक इकोनॉमिक प्लेसेस women alongside science and currency, since all forms of exchange are conducted exclusive between men। आप देखिए, कोई भी जो इकोनॉमिकल है, सब कुछ है पूरे समाज में, आप देखिए यहाँ पर बात वो कल्चर, अमेरिकन कल्चर की कर रहे हैं लुइस, लेकिन ये पूरे दुनिया की सच्चाई है। आप इकोनॉमिकली आप देखेंगे, जितना भी एक्सचेंज होता था, करेंसी ले लो या जो भी है, आप देखिए कई बार महिलाओं को भी ज्यादा दासियां एक्सचेंज होती थी, ये बहुत सारे भारत या और भी देशों में होता था। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सक्लूसिवली जो भी एक्सचेंज होता था वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के बीच में होता था, महिलाओं की इसमें भागीदारी नहीं थी। अब ये दौर बदला है, सदियों बाद ये दौर बदला है। देखिए, मैं इसलिए अक्सर सॉरी, इसलिए अक्सर बोलता हूँ कि हम लोग बहुत लकी है, वी आर द लकीएस्ट दैट वी हैव बीन सीन, या यू कैन से वी आर बीइंग सीन द सिचुएशन सिनेरियो दैट इज चेंजिंग। हम एक से बदलते दौर में हैं, जहाँ हम देख पा रहे हैं बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, महिलाएं उन्नति कर रही है, पूरे विज्ञान उन्नति कर रहा है, हम लोग चांद पे पैर रख रहे हैं, हम चांद पे पहुंच चुके हैं। तो हम उस दौर में हैं। हम 2G 5G, है ना, 6G, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के दौर में आ चुके हैं। आप अपने इंडिया के, है ना, कहीं आप बैठे हुए हैं। भारत ही अपने आप में एक अपनी दुनिया है, भारत निराला है, भारत हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो कहते हैं। इन हर वर्क्स इरिग्रे कंस्टेंटली हाईलाइट्स हाउ लैंग्वेज, ये देखिए, है ना, वो क्या हाईलाइट करते हैं कि हाउ लैंग्वेज हैज mispresented and mistreated women for so long, and how women are often treated as goods to be handed over from one man to other। ये देखिए, from one man to other, कितनी बड़ी बात कह रहे, थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है ना। बट देखिए आप लोग, दिस इज द रियलिटी, कड़वा है लेकिन दिस इज द रियलिटी। वो कहते हैं कि लैंग्वेज ने भी किस तरीके से मिसप्रेजेंट किया है महिला को, है ना, कैसे महिला, ये लैंग्वेज क्या है, इसने भी महिला को क्या किया है, मिसप्रेजेंट किया है, मिसट्रीट किया है। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी लैंग्वेज डेवलप की जाती है बहुत सारे, आप देखिए, जहां पर पुरुष प्रधान या में, है ना, कोई भी वस्तु होगी उसको मेल के रूप में डोमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि महिलाओं को जो हमेशा एक गुड्स के रूप में ट्रीट किया गया है, एक पुरुष से दूसरे पुरुष के हाथ में सौंप दिया जाता है, इस तरीके से ये लुइस का मानना है। अब वेस्टर्न कल्चर में तो ये बहुत ज्यादा होता है, और वहीं की बात कह रहे हैं। कहने का मतलब है महिलाओं को बहुत सारे अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। महिलाओं को क्या करना है, क्या करवाना है, ये सारे डिसीजन पुरुष लेता है, इसका वो विरोध करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यही कल्चरल स्टडीज है फेमिनिज्म वाले पार्ट में। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताया है कि जैसे हम लोग नॉर्मली हमें, है ना, बेटी को भी बुलाना हो या जो भी है, तो हम लोग बेटा, है ना, बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि बेटी इधर आओ, बेटी आपने बहुत अच्छा किया है। बेटी वर्ड की बजाय बेटे वर्ड को प्रमोट कर दिया है। तो ये क्या है? ये लैंग्वेज है ना, जो मिसप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है। और महिलाओं को बराबर हक और अधिकार मिलना चाहिए, है ना। आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ द वुमेन राइट्स। ठीक है। तो इनके वर्क है, ये देखिए, दिस सेक्स विच इज नॉट वन 1977 में, स्पेकुलम ऑफ द अदर वुमेन 1974 में, एथिक्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंसेस, ये दोनों जरूर आप याद रखेंगे। ये सारे वर्क आप बहुत, है ना, महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना है ना। लूसी ये देखिए, आई लव टू यू, है ना, 1990s में। मैरी लवर ऑफ फ्रेडरिक, है ना, ये थोड़ा फ्रेंच में लिखा हुआ देख लेना आपने, 1991 में। ठीक है। एलिमेंटल पेशेंस, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच, 1992 में। टू बी टू, ये देखिए, टू बी टू, टू बी टू। डेमोक्रेसी बिगिंस बिटवीन टू, 1994 में। डेमोक्रेसी बिगिंस टू बिटवीन टू, 1994 में। थिंकिंग द डिफरेंस फॉर अ पीसफुल रेवोल्यूशन, 1994 में।
इंटर, ये देखिए इंटर ओरिएंट, ये थोड़ा साथ में ही है, ये वर्ड साथ में ही है ना, ये साथ में है। ऑक्सीडेंट 1999, फॉरगेटिंग ऑफ एयर, और भी आपको इनके कुछ वर्क में आपको मिल जाएंगे नोट्स में, ठीक है। चलिए, जूलिया क्रिस्टेवा देखिए, बहुत सारे राइटर है स्टूडेंट, है ना, लेकिन उसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ रहा, आप लोग बिल्कुल साइलेंटली यू आल आर है ना, बिल्कुल साइलेंट है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। चलिए, मैंने कहा ना कि हम लोग इस तरीके से कंटेंट बिल्कुल कवर कर लेंगे, कोर्स कवर हो जाएगा, आप लोग डोंट वरी, आई एम हियर टू कंप्लीट, है ना, और बहुत अच्छे से। इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, व्यवस्थित तरीके से टू द पॉइंट, और सारी चीजें, ठीक है। तो कंटेंट और कोर्स कंप्लीट करना अपनी जगह, समझना ज्यादा जरूरी है, और सारी डिटेल में मैं आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, है ना, डिटेल में भी है, और जो काम का है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, जूलिया क्रिस्टेवा देखिए क्या है, फ्रेंच फिलोसोफर, है ना, सेमियोटिशियन, साइको एनालिस्ट, फेमिनिस्ट, क्रिटिक एंड प्रोफेसर। क्रिस्टेवा इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ये देखिए पहली बात तो ये फ्रेंच फिलोसोफर है, क्या है, Kristeva is the most influential post-structuralist feminist thinker. She became famous in the academic circle after the publication of her influential work Semiotic, which happened appeared in 1969. ये वर्क इनका ध्यान रखना, सेमियोटिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सेमियोटिक। She has been awarded Commander of the Legion of Honor, Commander of the Order of Mary, the Hallberg International Memorial Prize, ये सारे अवार्ड इनको मिले हैं। She served as a professor at Columbia University and later got married to a novelist Philip Sollers Joyce, ठीक है। तो इनके जो नॉवेलिस्ट है फिलिप सॉलर्स, उनसे इनका विवाह हुआ था। Her views on feminism have been best expressed in her well-known essay, ये देखिए, Women's Time। ये इनका बेस्ट ऐसे है, वुमेन्स टाइम इन न्यू मेलोडीज ऑफ द सोल, है ना, ये न्यू मेलोडीज ऑफ द सोल, ये ध्यान रखना, है ना। तो इनका ये जो वेल नोन ऐसे हैं, वुमेन्स टाइम, वेरी वेरी, ये बहुत फेमस ऐसे हैं, और न्यू मेलोडीज ऑफ द सोल, इसमें ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। चलिए, हर वर्क्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन थियरिस्ट माइकल बख्तिन एंड फ्रेंच साइकोएनालिस्ट जैक्स लेकन, ठीक है। तो इनके द्वारा ये प्रस्तुत, इसमें सारे सबसे ज्यादा क्या है, किसके जो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस रशियन थियरिस्ट, किससे ज्यादा प्रभावित है, यानी इनके वर्क्स किससे ज्यादा प्रभावित है, रशियन थियरिस्ट, कौन कौन, माइकल बख्तिन और फ्रेंच साइकोएनालिसिस जैक्स लेकन, इनके द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट आप देखेंगे, तो सेंट्रल द सेंट्रल फोकस ऑफ क्रिस्टेवास वर्किंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इनके क्या क्या, इनका जो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किस पर रहा है, देखिए क्या क्या फोकस है इनका। एक तो देखिए इंटरसेक्सुअलिटी, है ना, लिंग्विस्टिक्स, सेमियोटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री एंड फेमिनिज्म। स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपको कल्चर स्टडीज को समझना है, ये टॉपिक याद रख लेना, ये सारे जो टॉपिक है ये कल्चर के पार्ट है, ठीक है, ये सारे टॉपिक क्या है, ये कल्चर के पार्ट है ना। इंटरसेक्सुअलिटी, लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि लैंग्वेज भी कल्चर का पार्ट है, सेमियोटिक्स, मीनिंग्स की हम बात करते हैं, सिमेंटिक्स, सेमियोटिक्स, पॉलिटिक्स है, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, है ना, फेमिनिज्म, ये सब कुछ वर्क देखिए यहाँ पर, जूलिया क्रिस्टेवा के क्या क्या है, सेमियोटिक 1969 में आया है, डिजायर इन लैंग्वेज 1969 में है, रिवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज 1974, अबाउट चाइनीज वुमेन 1974, द सिस्टम एंड द स्पीकिंग सब्जेक्ट 1975 में, पावर्स ऑफ हॉरर 1980 में, लैंग्वेज द नोन अननोन, लैंग्वेज द अननोन 1981 में, द सैमुराई द सैमुराई 1983, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक, तो ये हमारे फेमिनिज्म से संबंधित कल्चर स्टडीज वाले पार्ट में ये बहुत सारे राइटर्स हमने पढ़े, जूलिया क्रिस्टेवा है ना। एक बार हम बेसिक बाद में रिवीजन करेंगे, देखेंगे आगे। अब एक बड़ा टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, है ना। मुश्किल, मुझे लग रहा है कि कल या एक या दो क्लास और हमारी होगी, उसमें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
Once again, confirm with thumbs up me if everything is fine, please. If everything is fine, please thumbs up me. ठीक है? यस। थोड़ा सा बीच बीच में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगेगा कि यू आर एक्टिव पार्टिसिपेटर, यू आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। यस, एवरीथिंग इज फाइन, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। अब आपको मुझे लगता है कि कल्चरल स्टडीज में एक्चुअल में है क्या। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओनली वन थम्स अप इज देयर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सी, अभी हम देखिए, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन इज रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल। देखिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पहले तो ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म? कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलिज्म, बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? बताइए क्या होता है। कैन यू कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? हाँ, यस यू कैन से, ऑफ कोर्स। कॉलोनाइजेशन मीन्स वन कंट्री, है ना, वन कंट्री रूल ओवर अदर कंट्रीज, कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म आप देखिए, एक तो प्री होता है, एक पोस्ट है। प्री यानी पहले और पोस्ट यानी बाद का। तो देखिए क्या होता है, बिल्कुल यानी जिस तरीके से ब्रिटेन ने पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड रूल किया और उन्होंने एक अपना एस्टेब्लिश किया। यहाँ पर देखिए ब्रिटेन ने कैसे, देखिए बहुत बड़ी बात है, इसको समझने का प्रयास करें कि ब्रिटेन यहाँ पर जो है, जो ब्रिटेन या इंग्लैंड आप ब्रिटिशर्स आप कह लीजिए, है ना। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स, अब देखिए इन्होंने क्या करा कि हमारा जो कल्चर है ना, वो श्रेष्ठ है। हमारा जो लिटरेचर है वो श्रेष्ठ है। हमारी जो लैंग्वेज है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। तो स्टूडेंट इन्होंने क्या करा, या हमारा जो शासन करने का तरीका है, यानी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट रूल है, वो श्रेष्ठ है। यानी क्या है, ब्रिटिशर्स के अंदर एक सुप्रीमेसी का भाव था, सुपर होने का भाव था कि आई एम द, वी आर द बेस्ट। स्टूडेंट देखिए, दुश्मन भी हो तो क्वालिटी की चर्चा होना चाहिए। वी आर द बेस्ट, देखिए क्या सोच थी, वी आर द बेस्ट। यानी हमारा पार्लियामेंट, हमारी सत्ता ले लीजिए, संसद ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए, लिटरेचर ले लीजिए, लैंग्वेज ले लीजिए, इकोनॉमिकली हम बेस्ट हैं। ये जो सोच थी, इस सोच के कारण वो दुनिया में निकले और इन्होंने ये सोचा कि दुनिया, और यानी ये अपने आप को ओवरऑल क्या मानते थे, सिविलाइज्ड मानते थे, यानी अपने आप को सभ्य मानते थे। तो ये फिर क्या होता है कि हम सभ्य है, हम उच्च है, हम लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हम क्या है, डेवलप्ड है। तो अब क्या करेंगे, हम पूरी दुनिया को भी सभ्य बनाएंगे। ये सोच के शुरू में तो ये व्यापार करने के उद्देश्य से निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे अनेक देशों में क्या है, इन्होंने शासन स्थापित कर लिया था। तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने कहा, इन्होंने जो जो भाई हमारी लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत श्रेष्ठ है, इंग्लिश को स्थापित कर दिया। हमारा लिटरेचर बहुत श्रेष्ठ है, अपने लिटरेचर को बता दिया। लेकिन धीरे 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 पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी जैसे जैसे देश आजाद होते गए, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, तो बाद में देखा, फिर हमने अपने अंदर झांका, है ना, तो हमने देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति तो अपने आप में श्रेष्ठ है। हमें ब्रिटेन की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है ये, है ना, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाली संस्कृति हमारे श्रेष्ठ है, ये भाव लेकर आए। तो ये भारत की नहीं, दुनिया के अनेक देशों ने, जब ब्रिटेन का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटेन ने जो सुपर, अपने आप को सुपर होने का जो भाव लोगों में डाला था, बाद में जब देश आजाद हुए तो अपने देश की संस्कृति और कल्चर को समझने लगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में यहाँ पर आपको यही देखना है, थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए। एक चीज तो ये समझ में आती है कि हम अपने आप को कमजोर ना माने, है ना, श्रेष्ठ माने, एक श्रेष्ठता का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
हाउ मेनी लैंग्वेजेस आई नो। चलिए आइए देखते हैं। वाई I don't know many more languages, but a little bit I know Gujarati, little bit I know some. I can understand Marathi, है ना? In our we live in Nimad Malwa area, so Nimadi Malvi, so ठीक है। चलिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म लेट अस डिस्कस। ठीक है, तो नाउ बी सिंसियर। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन इज रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। अच्छा ये क्या था इनका? कैपिटलिज्म है, मैंने आपको बताया था, यानी इकोनॉमिकली साउंड थे। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों को बढ़ावा दिया, विच एश्योर्ड इट्स इकोनॉमिक गेन by controlling the poorer nations and established its only through repression but also through culture। ये देखिए रिप्रेशन है ना। तो क्या करा इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कैपिटलिज्म के दम पे, उद्योग धंधे के दम पे क्या करा, उन्होंने इकोनॉमिक जो फायदा लेना था, गेन करना था, वो गेन किया। और जो पुअरर नेशंस थे उनको क्या है, अपने कंट्रोल में लिया, और साथ में उन्होंने अपनी कल्चर को भी वहां पर रिप्रेजेंट किया। It is needless to say that the main purpose of colonization was to achieve maximum economic profit and expansion of power। दो चीज आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक पावर प्रॉफिट को, मैक्सिमम इकोनॉमिक पावर प्रॉफिट को हासिल करना, और एक्सपेंशन ऑफ पावर यानी अपनी जो पावर है उसको एक्सपेंड करना, उसको बढ़ाना। समझ में आ रहा है ये साहब? ठीक है। इट इज नीडलेस टू से दैट द मेन पर्पस ऑफ कॉलोनाइजेशन, यानी कॉलोनाइजेशन का हिंदी क्या है? टू उपनिवेश बनाना, है ना, उपनिवेश बनाना यानी गुलाम बनाना, दास बनाना, गुलामी में ना, गुलाम बनाना, कंट्रोल में लेना वहां की अर्थव्यवस्था। So it is needless to say that the main purpose of colonization was to achieve maximum economic profit and expansion of power। स्टूडेंट में आपको एक कड़वी लेकिन एक सच्ची बात है, 1947 के पहले, है ना, 1599 में, आज से लगभग, है ना, 1599 यानी 16, आज से लगभग 400 साल पहले अंग्रेज भारत में आए, और देखिए भारत के ऊपर शासन किया, अनेकों देशों में शासन किया और चले गए। 1947 में ही चले गए, और हम आज देखिए 21वीं सदी में भी अभी भी डेवलप कर रहे हैं। कैसी सोच रही होगी उनकी, है ना? ये हाई लेवल सोच होती है, थिंकिंग होती है, थॉट्स होते हैं, प्रोसेस होती है। सोच वैसी होना चाहिए, सब कुछ सोच का कमाल है। आपकी सोच बेहतरीन हो, है ना, तो आप बेहतर कर सकते हैं। सोच हाई लेवल की होना चाहिए। It is needless to say that the main purpose of conclusion was to colonization was to achieve maximum economic profit and expansion of power. But but it was also important to have control over natives both economically and culturally। लेकिन इसके अलावा क्या है, जो नेटिव्स होते हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग यू, जैसे मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो लैंग्वेज हम समझ रहे हैं, हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी या हमारी अपनी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपनी कल्चर को भारत में थोप दिया, या भारत में उन्होंने अपने कल्चर को क्या स्प्रेड किया, फैला दिया। हम जाने अनजाने आज हम क्या है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित है, उसका एक पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। अब उसकी बुराई कहो, अच्छाई कहो, जैसा भी, ये आप इंग्लिश आपके सामने है, ये क्या है, ये यही तो लाइव है, यही तो है, यही क्या कहलाता है, ये इकोनॉमिकली या कल्चरली डोमिनेशन है, लैंग्वेज डोमिनेशन है। ये सार एग्री और नॉट? ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आज का दौर बदल चुका है, आज बहुत सारे देश क्या है, एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन क्या एक विलेज है ना, आप यूनिवर्सल एक तरीके से एक विलेज, ग्लोबल विलेज हो चुका है पूरा दुनिया। तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने कल्चरली, इकोनॉमिकली क्या है, रोल किया है। पोस्ट colonial theory and literature are interested in examining and analyzing the effects of the game of power। ये देखिए, है ना, ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या बात करती है? एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ, क्या प्रभाव रहा किसका, गेम ऑफ पावर का, वेयर कॉलोनाइजर्स ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ द सेंटर व्हाइल द नेटिव्स आर ऑलवेज ऑन द प्रीफेरी। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो नेटिव्स है वो क्या है, प्रीफेरी यानी किनारे कर दिए जा, दरकिनार कर दिए गए। गेम ऑफ पावर में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ये बताने का प्रयास करती है, एग्जामिन करने का प्रयास करती है कि क्या गेम ऑफ पावर का क्या प्रभाव रहा,
किस तरीके से जो उपनिवेश कॉलोनाइजर है यानी ब्रिटेन किस तरीके से आता है और अपनी वर्चस्व को बढ़ा लेता है, और जो नेटिव होते हैं वो नीचे तबके में आ जाते हैं, दोयम दर्जे के हो जाते हैं, या दर उनको दरकिनार किनारे कर दिया जाता है और ये मेन रूल में आ जाते हैं कल्चरली इकोनॉमिकली। तो ये सारा एग्जामिन करते हैं यहाँ पर। ठीक है। पोस्ट colonial writings tend to examine how colonization has influenced the identity, culture, economic and behavior of the natives, यानी लोकल। हम जैसे हम इंडिया क्या था, इंडिया नेटिव था ब्रिटेन के लिए, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यानी कॉलोनाइजेशंस के रूप में आए तो किस तरीके से उन्होंने भारत के आइडेंटिटी को, भारत के कल्चर को, भारत की इकोनॉमी को, भारत की जो व्यवहार है, ट्रेडिशन, रूल्स, रेगुलेशंस है, उसको उन्होंने प्रभावित किया। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे आप कह सकते हैं। अब देखिए भारत में बहुत सारी जो ट्रेडिशनल प्रथाएं थी, दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, है ना, उसको उन्होंने क्या है कहीं ना कहीं दूर किया, या उन्होंने उस समय उन्होंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, शारदा एक्ट जो बाल विवाह था, ऐसे बड़े बड़े एक्ट भी लेकर के आए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे आप देखेंगे प्रभावित किया कल्चर में। आज आप देखेंगे जैसे ये रिलीजन में आप देखेंगे, बहुत हमारा जो एक रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन लेकर आए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारे कहीं ना कहीं ये जो प्रभावित किया है कॉलोनाइजेशन में। कॉलोनाइजर्स इंट्रोड्यूस इंग्लिश, ये देखिए सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा कल्चर के ऊपर वो क्या है, इंग्लिश। कॉलोनाइजर्स इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज अ कंपलसरी लैंग्वेज। क्या करा इन्होंने, इन ऑल दी कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब जिन जो इनके उपनिवेश, उपनिवेश मतलब जिनके ऊपर इनका शासन है, जिन्होंने जिन जिन देशों को इन्होंने कंट्रोल में लिया हुआ है, अपने अधिकार में लिया हुआ है, तो उन सारे कॉलोनीज में क्या है, इंग्लिश को कंपलसरी किया। एंड इट वाज प्रोजेक्टेड एज ए लैंग्वेज ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड एंड सिविलाइज्ड रेस। सिविलाइज्ड रेस का मतलब एक सभ्य जाति, सभ्य लोगों के द्वारा क्या है, एक विश्वसनीय और सभ्य लोगों के द्वारा, यानी इंग्लिश को उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया, कहा कि ये जो भाषा है ये सभ्य लोगों की भाषा है, शिक्षित लोगों की भाषा है, सुशिक्षित लोगों की भाषा है, इसलिए ये जो है सारे लोगों के द्वारा सीखी जानी चाहिए। if we look if we look at the imposition of English language in colonized nations from the natives' point of view, natives used English to resist the colonial forces, and they also used it to produce more literature. तो जब इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर लागू कर दिया जाता है, तो यहाँ पर मेन रूप से क्या दिखाई देता है कि इंग्लिश क्या है, एक तो कॉलोनियल फोर्सेस है, जो उपनिवेशी जो दबाव है उसको रेजिस्ट करना, यानी भाई उनकी भाषा समझेंगे तब उनसे बात कर पाएंगे, और दूसरा क्या, प्रोड्यूस करना, लिटरेचर लिखना। तो ये दो पर्पज से क्या है इंग्लिश को लोगों ने अपनाया था, और भारत में भी यही हुआ, है ना। इंग्लिश जब जानने लगे तब समझ में आया कि इनके अपने ही साहित्य में क्या है, लिबर्टी की बात हो रही है, इनके अपने ही साहित्य में, ब्रिटिश के साहित्य में ही इक्वालिटी की बात हो रही है, और धीरे 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 हम क्या है उनसे कम्युनिकेशन हमारा बढ़ गया, और फिर हमने क्या है अधिकारों की मांग कर दी, और अंततः देश आजाद हुआ। इंग्लिश मेड द नेटिव्स कैपेबल ऑफ को एडमिनिस्ट्रेटिंग। ये देखिए भारत में क्या है, बाद में खुद को एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, है ना, जो नेटिव्स है, यानी जो ये नेटिव्स मतलब गुलाम देश, कैपेबल ऑफ को एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर एंड ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल प्लेस इन लिटरेचर डिपार्टमेंट इन एवरी कॉलोनी। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश ने क्या है जो को एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, तो यहाँ पर इंग्लिश के माध्यम से क्या है, एक तरीके से नेटिव्स जो है वो शासन में आने लगे, और लिटरेचर में भी क्या है इंग्लिश का यूज बहुत ज्यादा होने लगा। Consequently, a large body of literature, ये देखिए यानी अब कॉलोनी यानी वो तो लिख ही रहे हैं, दे आर राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिशर्स आर राइटिंग इन इंग्लिश, बट नाउ दे हैव प्रोड्यूस, दे हैव रिप्रेजेंटेड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ सिविलाइज्ड रेस। द पीपल हैव एक्सेप्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज, दे हैव लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, दे स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश, और इसका परिणाम ये हुआ, यानी जैसे इंडिया में उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया, तो इन 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 इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया है, या इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश आप देख सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारा लिटरेचर emerged as a response to the cultural misconstruction of the local western literature canon। ये देखिए तो इस तरीके से क्या हुआ, emerged as a response to the cultural misconstruction के रूप में क्या है इसका आप कह सकते हैं emerged या उत्थान हुआ। ठीक है। Each colonized nation produced its own literature। ये देखिए हर colonized है ना, उन्होंने भारत को colonize बनाया, अमेरिका को colonized बनाया, और भी बहुत सारे जो अफ्रीकन देश उनको colonized बनाया, तो सब ने क्या है अपना लिटरेचर लिखा। They dealt with the empirical experiences। empirical यानी जो
ब्रिटिशर्स का जो एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस है, सत्ताधारी वाला है, उसको उन्होंने लिखा है। और अटेम्प्ट्स टू डिफाइन अ पोस्ट एम्पिरिकल सेंस ऑफ नेशन एंड आइडेंटिटी। पोस्ट इंपीरियल सेंस ऑफ नेशन का मतलब है उनके जाने के बाद में किस तरीके से जो है नेशन की आइडेंटिटी रही, उसको उन्होंने लिखा है। सेकंडली क्या है, द लिटरेचर कॉलोनाइज्ड नेशंस प्रोड्यूस्ड आल्सो, है ना, द लिटरेचर कॉलोनाइज्ड नेशंस प्रोड्यूस्ड आल्सो एग्जामिन्स हाउ the imposition of European supremacy suppressed the culture and civilization of the host land and projected their European culture to civilize the natives। बहुत बड़ी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने लिटरेचर को उस लोकल देश में जहाँ शासन करे वहां तो किया, लेकिन कैसे, द इम्पोजिशन ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी। यूरोपियन सुप्रीमेसी का मतलब है यूरोप ने क्या है, अपने आप को क्या माना, सुपर माना, और उन्होंने क्या करा, सप्रेस किया, यानी उसका शोषण किया, उसका अहित किया, किसका, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ होस्ट लैंड। होस्ट लैंड मतलब जिस देश में शासन कर रहे हैं उस देश के कल्चर को क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रमोट होने के कारण वो डाउन में चले जाती है, यानी वहां के कल्चर डाउन में जाता है। एंड प्रोजेक्टेड द यूरोपियन कल्चर एज सिविलाइज्ड, और उन्होंने कहा कि हमारा यूरोपियन कल्चर बेस्ट है, इसको अपनाइए। नेटिव्स को उनके अपने कल्चर को अपनाने के लिए वो मजबूर किया। बिल्कुल ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना ये। चलिए, these writings also highlight the constant gap between the colonizers and the colonized। colonizers यानी जो colonizers यानी जो उपनिवेश बना के रखे हैं, the colonized master and the slave east and the west। ये एक गैप बनी रही है, यानी उपनिवेश, है ना, यानी गुलाम बनाने वाला और एक गुलामी करने वाला, है ना, मास्टर एंड द स्लेव यानी मालिक और स्लेव, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें क्या है, ये राइटिंग बटी रही। एक मालिक का लिखने का नजरिया अलग है और स्लेव गुलाम के लिखने का नजरिया अलग है। ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, यानी वेस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, ईस्ट जो है आकर के वेस्ट के ऊपर शासन कर रहा है ना। तो जो वेस्ट है वो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहीं ना कहीं उपनिवेश के दौरान उनको जो समस्याएं हुई उसको लिखा है। पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स, अब ये जो राइटिंग्स है इसको कहाँ रखे, कहीं ना कहीं तो रखना था। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स है उसको कल्चर स्टडीज के रूप में इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट बना दिया गया। अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। emerged as a form of resistance against binary opposition of the Orient and Occident, West and East, superior and inferior, ये वही बात है, ठीक है। अभी आप देखिए, जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस क्वाइट एप्टली हाईलाइट द ये ग्रीड ऑफ इंपीरियलिज्म। ये देखिए, ग्रीड यानी लालच, ऑफ इंपीरियलिज्म इन अफ्रीका वेयर कॉलोनाइजर्स सोल इंटरेस्ट रेस्टेड इन आइवरी। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे, सबसे ज्यादा जो इनका ये जो वर्क है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना, ये देखिए हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसमें जोसेफ कॉनराड्स ने जो अफ्रीका में कॉलोनाइजर्स ने उनका केवल और केवल अपना स्वार्थ जो सिद्ध करने के लिए उन्होंने अफ्रीका में शासन किया था उसको हाईलाइट किया है। अ पैसेज टू इंडिया बाय फोस्टर, जरूर याद रखना, इनकी एक बुक है अ पैसेज टू इंडिया, है ना, इन ई.एम. फोस्टर ने लिखा है। रिप्रेजेंट्स द गैप बिटवीन द कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनाइज्ड, है ना, ये गैप है। फोस्टर सा इंडिया थ्रू एन एक्सट्रीमली नैरो एंड ओरिएंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फोस्टर ने यहाँ पर इंडिया को बहुत ही संकीर्ण रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया, थ्रू एन एक्सट्रीमली नैरो एंड ओरिएंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ई.एम. फोस्टर ने, है ना। तो यहाँ पर इंडिया को बहुत आप कह सकते हैं संकीर्ण धारा में उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन जैसा किया उससे कहीं गुना भारत विश्वसनीय रहा है। कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड एज एन इकोनॉमिकल मोटिवेटेड फिनोमेनन, है ना। तो शुरू में तो आपको मैंने बता ही दिया है, ये थोड़ा सा लिटरेरी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन हमने कहा कि ये जो है उपनिवेश कैसे शुरू हुए थे। शुरू में क्या था कॉन्सेप्ट, शुरू में जो कॉन्सेप्ट था कि एक व्यापार करने के उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था व्यापार करना। मोटिवेटेड फिनोमेनन एंड इट मैनेज्ड टू सस्टेन नॉट ओनली through repression but also by controlling the religion or language, culture and identity of the natives। बिल्कुल आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स ने शुरू में क्या था, उनका उद्देश्य व्यापार करना, है ना, उनका मूल उद्देश्य था व्यापार करना।
ना, लेकिन इसी व्यापारिक उद्देश्य से वो जब बाहर निकले तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बहुत सारे देशों में विविधता है, बहुत सारे देशों में एकता का भाव है, लोगों में, है ना? तो उन्होंने रिलीजन के दम पे, लैंग्वेज के दम पे, कल्चर को, आइडेंटिटी ऑफ नेटिव, इन सब के दम पे क्या है, उन्होंने उस देश को कंट्रोल किया जैसे भारत ने किया था। Post-colonial writings emerged as a resistance against the Eurocentric view, which represents and projects the native as an inferior and ये देखिए subhuman, है ना, subhuman, while they project the West as a center of knowledge, civilization and enlightenment। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। ये जो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स क्या है, वो क्या लिखती है इन्होंने, यूरोसेंट्रिक विच रिप्रेजेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। यूरोसेंट्रिक का मतलब है यानी जो यूरोप है ना, वो अपने आप को क्या है, श्रेष्ठ मान रहा है, और बाकी जो नेटिव्स है यानी जैसे इंडिया है या और भी जो कॉलोनीज है, यानी जिसके ऊपर ये शासन कर रहे हैं, यानी यूरोप या ब्रिटेन के अलावा जो अन्य देश है, उनको ये क्या मान रहे हैं, इंफीरियर, यानी ये ब्रिटिशर्स की तुलना में कैसे इंफीरियर है। इंफीरियर यानी कमजोर है, कम है, सब ह्यूमन के रूप में, यानी अभी ये सभ्य नहीं इनका मानना है। और इन्होंने क्या है, वेस्ट को एक सेंटर ऑफ नॉलेज के रूप में, सिविलाइजेशन के रूप में और एक इनलाइटन के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और ईस्ट क्या था, या ईस्ट कैसे हैं, या नेटिव्स जो देश थे वो कैसे हैं, इंफीरियर एंड सब ह्यूमन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स emerged as a resistance against the Eurocentric view which represents and projects the natives as inferior and subhuman, while they project the West as a center of knowledge, civilization and enlightenment। इसलिए देखिए लास्ट यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स emerged as a voice of natives। ये देखिए, तो बाद में पोस्ट कॉलोनियल, भाई जब कॉलोनियल जो रूल है वो खत्म हो गया, पोस्ट कॉलोनियल में क्या हुआ, राइटिंग्स क्या हुआ, emerged as voice of natives। अब यानी अब अपनी वॉइस यानी अपनी नेटिव्स क्या है, अब अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो यानी who remained silent against the Eurocentric literary canon for century। और जब सेंचुरीज यानी सदियों तक जो है नेटिव्स जैसे भारत में ब्रिटिश का रूल रहा, आप उनके अगेंस्ट नहीं लिख सकते, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, उनकी अच्छाई बुराई जो भी उनका आप नहीं लिख सकते। लेकिन जब ये कॉलोनियल रूल खत्म हुआ तो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स लिखे जाने लगी, यानी ये जब तक इनका शासन रहा, ये सब तब तक क्या है, नेटिव्स कैसे रहे, साइलेंट रहे। यानी यूरोसेंट्रिक लिटरेरी कैनन, यानी अब तक जो है यूरोप यूरोप के बारे में, यूरोप की वाहवाही के बारे में लिखा जाता था, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में क्या है, वॉइस ऑफ नेटिव्स के रूप में ये मर्ज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स देखिए। द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म गेन्ड करेंसी मेनली आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। कौन कौन सी बुक है, देखिए, इन अदर वर्ड्स बाय Gayatri Spivak, The Empire Writes Back by Bill Ashroff and Nation and Narration by होमी के भाभा, है ना। ये देखिए, ये बुक आपको ध्यान रखना है, कौन कुछ बुक्स हैं जो पोस्ट कॉलोनियल में बहुत महत्वपूर्ण रही है। एक तो नंबर एक, इन अदर वर्ड्स, किसके द्वारा, गायत्री स्पाइवेक के द्वारा, है ना। पहली बुक कौन सी है, इन अदर वर्ड्स, है ना, गायत्री स्पाइवेक के द्वारा है। दूसरी है ना, जो दूसरी बुक है आपको ध्यान रखना है, द एम्पायर राइट्स बैक बाय बिल एशरॉफ, है ना। और तीसरी जो बुक है कौन सी है, नेशन एंड नरेशन, है ना, नेशन एंड नरेशन बाय होमी के भाभा। तो ये बुक जो है क्या है, द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म गेन्ड करेंसी मेनली आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बाय गायत्री स्पाइवेक, द एम्पायर राइट्स बैक बाय बिल एशरॉफ एंड नेशन एंड नरेशन बाय होमी के भाभा। तो ठीक है, यह है द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन हैज बीन thoroughly examined by theorists like Edward W. Said in his groundbreaking text Orientalism। ये देखिए इनका जो टेक्स्ट क्या है, Orientalism 1978 में, which highlights the formation of the East by the West। ठीक है, बिल्कुल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओरिएंटलिज्म विच हाइलाइट्स द फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट बाय द वेस्ट, यानी जो ईस्ट का उन्होंने जिस तरीके से निर्माण किया ईस्ट को लेकर के, है ना, वेस्ट के द्वारा जो ईस्ट को लेकर के फॉर्मेशन किया गया, ईस्ट के, है ना, लैंग्वेज कल्चर को किस तरीके से प्रभावित किया, उसमें लिखते हैं। एडवर्ड डब्ल्यू सेड को हम लोग अलग से पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा मुझे लग रहा है ना। So I think the text focuses on how and why
वेस्ट पेंटेड एंड प्रोजेक्टेड द ईस्ट एज अ स्पेस ऑफ डार्कनेस, है ना। ये देखिए ईस्ट को क्या उन्होंने किस रूप में पेंट किया था, है ना, स्पेस ऑफ डार्कनेस। स्पेस ऑफ डार्कनेस मतलब नॉलेज नहीं है, एक्सोटिसिज्म है, स्नेक चार्मर्स है, सपेरों का देश, है ना, एंड हाउ द सिविलाइज्ड कल्चर व्हाइट, यानी अपने आप जो व्हाइट लोग हैं, रेसिस टेक्स चार्ज टू सिविलाइज द ईस्ट। सीधी सी बात है, इन्होंने जो ईस्ट की जो कंट्रीज है, खास करके भारत, या इनको क्या है, उन्होंने स्पेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का देश, एक्सोटिसिज्म है, स्नेक ऑफ चार्मर्स है, और उन्होंने अपने आप को क्या माना, हाउ द सिविलाइज्ड व्हाइट रेस टेक्स चार्ज टू सिविलाइज द ईस्ट, यानी जो व्हाइट रेस है, यानी व्हाइट और ब्लैक, आपको मालूम है वेस्ट में जो है ये चलता है, उन्होंने अपने आप को ये बेड़ा उठाया कि हम क्या है, ईस्ट को सिविलाइज करेंगे, यानी ये वेस्ट में है ईस्ट, यानी हम जो भारत या और भी देश है उसको क्या करेंगे, सिविलाइज करेंगे। इसमें फ्रांस फेनन, गायत्री चक्रवर्ती, स्पाइवक, होमी के भाभा, एडवर्ड सईद एंड, है ना, ये जो आर सम इम्पोर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हु एक्सटेंसिवली थियोराइज्ड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द आइडिया ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है। हाउएवर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी take on the politics of the study of English literature and culture from the perspective of those countries who suffered the horror of colonization। तो इन्होंने किस पर्सपेक्टिव में ज्यादा लिखा है, जो सफर हुई है ना, जिसको ब्रिटिश रूल के कारण सफर करना पड़ा है, उस नजरिए से इनको लिखा गया है। द सेंट्रल कंसर्न ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज इज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, यानी जो कॉलोनाइजर है, यानी जो ब्रिटिश रूलर है, और जो कॉलोनाइज्ड है जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, उनके रिलेशनशिप को यहाँ पर एक्सप्रेस करना जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का मुख्य उद्देश्य है। समझ में आ गया? Yes or no? The central concern of post-colonial studies is to examine the relationship between the colonizer and the colonized. ठीक है? I hope you understand. Colonialism can be seen as a response of the colonizer towards the colonial oppression and dominance which constantly looked at them as others. ठीक है? तो ये उसी का नतीजा रहा है, कॉलोनियलिज्म का ही नतीजा रहा है कि कॉलोनाइजर्स को क्या करा, उन्होंने अदर्स के रूप में देखा और उनको डोमिनेट किया, उनका ऑपरेशन किया। Originally, the theory was formulated to deal with the reading and writings by the farmer of our current colonized countries. ठीक है? Whether written from the perspective of the colonizer or the colonized, post-colonial writings explore the experiences of the natives and their sense of being alienated and powerless। ये देखिए, तो अल्टीमेटली पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में हम क्या देखते हैं कि उनका जो नेटिव्स का जो अनुभव रहा गुलामी के रूप में, उनका जो अनुभव रहा, है ना, उनका जो अलियनेटेड रहा, पावरलेस वो रहे, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपनी संस्कृति को नहीं मान सकते, जो संस्कृति थोपी जा रही है उसको मजबूरी में एक्सेप्ट करे, उन सारे कॉन्सेप्ट को कल्चरल स्टडीज के रूप में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में लिखा गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है। कैसी लगी आज की क्लास? यू एंजॉयड द क्लास? आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सो इस तरीके से आप लोग जाएं इसको। ओके, थैंक यू। सो आप लोग इस तरीके से ज़रूर रीजन करें, पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।